हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है। ठीक है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बॉरो किया है, तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरिश की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोबल फीचर है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा, ये कंसाइंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारे डीपीएसपी के फीचर्स के बारे में कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का फीचर्स क्या है, तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियाज दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws। डीपीएसपी कुछ ऐसे आइडियल्स डिनोट करता है जिसको स्टेट को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जब भी वो कोई लॉ इनेक्ट करे या फिर कोई पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करे। तो इस आइडियल्स को स्टेट को अपने माइंड में रखकर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। द डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनुमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। डीपीएसपी में जो डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनुमरेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसा है। ठीक है, डीपीएसपी कंस्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। डीपीएसपी जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। They aim to establish a welfare state and ensure social and economic justice for all citizens। ये इसका एम क्या है, वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना जिसमें सारे सिटीजन्स को सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होते हैं, मतलब कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहा तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। हैव द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये कोर्ट को मदद करता है लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामिनिंग और डिटरमाइनिंग करने में। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच के डिफरेंसेस को। ठीक है, कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहली डिफरेंस क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में। किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में। फ्रॉम आर्टिकल कितना से कितना तक, 12 से 35 तक। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, पार्ट 4 में। किस पार्ट में आता है, पार्ट 4 में। कितने आर्टिकल से कितने तक, 36 से 51 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो नेगेटिव इन नेचर है। हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, नेगेटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट को कुछ ऐसे काम करने से रोकता है जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ का उल्लंघन करते हैं। वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है वो पॉजिटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट को कुछ अफर्मेटिव एक्शंस लेने के लिए कहता है ना, सकारात्मक एक्शंस, जिससे क्या हो कि पीपल का वेलफेयर प्रमोट हो, है ना। ये एम करता है कि एक वेलफेयर सोसाइटी बने। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, नेगेटिव इन नेचर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट क्या है, पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब इसको आप इम्प्लीमेंट कराने सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स क्या है, दे एम टू इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है। वहीं देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एम्स टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना चाहता है। अब फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शंस। वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस है। ठीक है, ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है ना। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसको प्रमोट करता है, कम्युनिटी के वेलफेयर को। मतलब देखो, इसमें जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो, इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है कैसे, मान लो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास, है ना, फंडामेंटल राइट्स में, तो ये तो आपका इंडिविजुअल फ्रीडम हुआ ना। ठीक है, वहीं आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखो कि जैसे कि एक क्या है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। तो ये क्या है, पूरे कम्युनिटी के लिए, किसी एक के लिए तो नहीं है। तो आप इक्वल काम करोगे तो आपको इक्वल पे भी किया जाएगा।
ठीक है। तो ये इंडिविजुअल के वेलफेयर को प्रमोट करता है और ये पूरे कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसके आर्टिकल्स पे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारा DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अभी हम आर्टिकल 36 को देखते हैं कि आर्टिकल 36 क्या कहता है। द टर्म स्टेट इन पार्ट 4 हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, हमने पिछले वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने स्टेट के मीनिंग को समझा था कि स्टेट का मीनिंग क्या है, ठीक है। वही सेम मीनिंग इस पार्ट 4 में भी है, ठीक है। आर्टिकल 36 में वही सेम मीनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। इट इंक्लूड्स द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या इंक्लूड है? लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। अगर आपको इस पर डिटेल देखना है, फंडामेंटल राइट्स का वीडियो देखना है, तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस पार्ट 4 शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। ये जो प्रोविजंस हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसी भी कोर्ट द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन जो प्रिंसिपल्स है, ठीक है, यहाँ पे वो कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत फंडामेंटल है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट का ड्यूटी है कि वो इन प्रिंसिपल्स को लॉ मेकिंग में अप्लाई करें, ठीक है। तो आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 हमने देख लिया। अब हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, लेकिन फिर भी इसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन, इनके कंटेंट और डायरेक्शन के बेसिस पे हम इन्हें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से देखेंगे। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। ये किसके आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है? सोशलिज्म के। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका एम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना। एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 38 क्या कहता है। इसमें सबसे पहले क्या आता है? आर्टिकल 38 टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। हमें क्या करना है? लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है सोशल ऑर्डर सिक्योर कर, ठीक है। आर्टिकल 39 में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। टू सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, हमें राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योर करना है। मतलब क्या है कि इतना सबका हो कि लोग इतना कमाए कि वो खा सकें, रह सकें अच्छे से, ठीक है। देखो बी नंबर क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, है ना, और किसी के पास कुछ भी ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई इक्वली काम कर रहा है, मान लो कि कोई लड़का है, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेम पोजीशन में है लेकिन फिर भी लड़के को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और लड़की को कम। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इक्वल काम कर रहे हो, इक्वल वर्क कर रहे हो, तो आपको इक्वल पे भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको इक्वली पे करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस। हमें वर्कर्स और चिल्ड्रंस के हेल्थ को प्रिजर्व करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। आर्टिकल 39 ये क्या कहता है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। हमें इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है और प्रोवाइड करना है फ्री लीगल एड टू द पुअर। आर्टिकल 41 क्या कहता है? टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट।
हमें राइट टू वर्क को सिक्योर करना है ना, हमारे पास राइट टू वर्क होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए कि हमें शिक्षा मिल सके, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, ओल्ड एज आपका मतलब चल रहा हो, या फिर सिकनेस या फिर डिसेबलमेंट, इसमें आपको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 42 देखते हैं। टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज होना चाहिए। आर्टिकल 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशंस ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 47 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये स्टेट का ड्यूटी होना चाहिए कि वो न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए और इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को। अब हम देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स को। दिस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी। ये प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड हैं? गांधीयन आइडियोलॉजी पे। दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनुमरेटेड बाय गांधी। अब आर्टिकल 40 देखो क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन द रूरल एरियाज। हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस पे प्रमोट करना चाहिए रूरल एरियाज़ में। ठीक है, जितने भी गांव वाले इलाके हैं। आर्टिकल 43B क्या कहता है? टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशंस मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल 46 क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। हमें प्रमोट करना चाहिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। जितने भी SC, STs और अदर वीकर सेक्शंस हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। अब देखो ऐसे जितने भी ड्रग्स होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं, है ना, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना, उसके कंजप्शन को हमें रोकना चाहिए, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 48 क्या कहता है? टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ द काउस, काब्स एंड अदर मिल्क एंड ड्राफ्ट कैटल टू एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। हमें स्लॉटर को रोकना चाहिए, है ना, बंद करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए और उनके ब्रीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। इट रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल 44 इसमें क्या कहता है? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। हमें पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करना चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6। अब देखो हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, सारे चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करना चाहिए। एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जितने भी 6 से नीचे साल के बच्चे हैं, 6 से नीचे साल के बच्चे हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस में। हम देखते हैं आर्टिकल 48A क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए? सेफगार्ड करना चाहिए, बचाना चाहिए इन्हें। ठीक है, फॉरेस्ट को बचाना चाहिए ताकि हम लोग पेड़ ना काटें, है ना, वाइल्ड लाइफ्स को बचाना चाहिए। अब आर्टिकल 49 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, है ना, प्लेसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, उन सारी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या है? वो दोनों सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, और क्या है? आर्टिकल 51 देखते हैं।
टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, हमें इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना चाहिए, एंड सिक्योरिटी, हमें अपने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। क्या? जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस के बीच में, जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, प्यार से रहना चाहिए, पीस के साथ, शांति के साथ, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और फॉलो करना मत भूलना।